जय हिंद दोस्तों। जापान के द्वारा फिर से ऐसा काम किया जा रहा है जिसके बाद में दुनिया फिर से डिजास्टर की ओर बढ़ सकती है। ऐसा हम नहीं, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज है जिन्होंने जापान की वो मार झेली है जो वर्ल्ड वार 2 के टाइम पर थी। जापान जितना डेंजरस हुआ करता था वर्ल्ड वार 2 के टाइम पर, वो सारे के सारे कंट्री इस चीज से वाकिफ है और वही ये कह रहे हैं कि जो जापान के हाथ में अब चीज लग रही है और जो हो सकता है ट्रम्प के द्वारा जापान को इतना उकसाया गया है, ये करने के लिए मजबूर किया गया है, आज वो दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा बनने जा रहा है। हो क्या रहा है, जापान के द्वारा जो खुद की पॉलिसी पिछले 80 साल से चलाई जा रही थी, मतलब जिस पॉलिसी को जापान के द्वारा फॉलो किया जा रहा था, अब उस पॉलिसी में बदलाव किया जा रहा है। आप इसमें देख सकते हैं, जापान लिफ्ट बैन ऑन लेथल वेपन्स एक्सपोर्ट। जापान का कहना है कि वो अब आने वाले समय में जो वेपन्स वगैरह है जिसमें लेथल वेपन्स आ रहे हैं, जो कि बहुत डेंजरस वेपन्स कहलाए जाते हैं, उस तरह के वेपन्स अब जापान बनाएगा। साथ में इंडिया के साथ में मिलकर के बनाएगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ में मिलकर के बनाएगा और वो वेपन्स दुनिया के अंदर बेचेगा। क्योंकि जापान के द्वारा 1947 से लगभग 1945 से जापान के द्वारा इस चीजों के ऊपर बैन करके रखा गया था। जापान का ये कहना था कि मैं कभी भी लेथल वेपन नहीं बनाऊंगा और ना ही नॉर्मल वेपन बनाऊंगा और ना किसी कंट्री को वेपन बेचूंगा। लेकिन जापान ने अपनी इस पूरी पॉलिसी में बदलाव किया है, तभी तो ये न्यूज बनती है, जापान लिफ्टिंग बैन ऑन लेथल वेपन एक्सपोर्ट, डेंजरस स्टेप टूवर्ड रिमिलिटाइजेशन। अब आप सोचिए कितना ज्यादा मुश्किल होने वाला है हर दुनिया के देशों के लिए। खास करके जो चाइना है वो इस चीज से काफी ज्यादा डरा हुआ है। चाइना का कहना है कि जापान का ये सारा का सारा जो कदम उठाया जा रहा है ये दुनिया के लिए एक डिजास्टर साबित होगा। आप देख सकते हो, चाइना के सारे न्यूज़पेपर इस चीज को कवर कर रहे हैं, अल जजीरा कवर कर रहा है, जापान लिफ्ट्स बैन ऑन लेथल वेपन। तो ये पूरी क्या कहानी है, जापान से इतना क्यों डरे हुए हैं सारे के सारे कंट्रीज, जिसमें चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये सारे कंट्री इतना क्यों डरते हैं जापान से, और दुनिया के सारे देश ऐसा क्यों बताते हैं कि जापान जो है वो इतना डेंजरस कंट्री है, यदि उसके हाथ में फिर से वेपन आ गए तो वो दुनिया के लिए फिर से डिजास्टर साबित होगा। इतिहास वर्ल्ड वार 2 से जुड़ा हुआ है जिसके बारे में आज हम थोड़ा सा ब्रीफ में जानेंगे, और दूसरा ये भी जानेंगे कि क्या कारण है जापान फिर से ये जो लेथल वेपन है वो बनाने में लगा हुआ है, जिसने ये कसम खाई थी, अपने संविधान में आर्टिकल 9 डाला था इस तरह का, जैसे हमारे संविधान में मूल अधिकार होते हैं, ऐसे जापान ने अपने संविधान के अंदर आर्टिकल 9 डाला था, जिसके तहत जापान का कहना था कि हम ना वेपन बनाएंगे ना किसी कंट्री को वेपन बेचेंगे। तो क्यों उस आर्टिकल में इतना बड़ा बदलाव किया जा रहा है, ये सारी चीजें जानने वाले हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि जापान क्यों भारत के साथ में जो ग्वाडेड मोगेनिम नाम का वारशिप है वो बनाने की तैयारी कर रहा है और वो क्यों भारत को बेचना चाहता है। इन सारी चीजों के बारे में हम थोड़ा सा जानने वाले। देखिए दोस्तों, होता क्या है, वर्ल्ड वार 2 1939 से 1945 के बीच में जब ये वर्ल्ड वार 2 चलता है, उसके समय पे जापान इतना डेंजरस कंट्री बन चुका होता है जिसके द्वारा जापान के द्वारा पूरे जो भी कंट्रीज वगैरह है, जिसमें आप चाइना कहिए, फिलीपींस कहिए, और जो ये साउथ एशिया के जितने भी कंट्रीज है उनके ऊपर पूरी तरह से जापान ने कब्जा कर लिया था। जापान इतना क्रूल कंट्री बन चुका था जो सिर्फ सेना के साथ में नहीं लड़ रहा था, जिस कंट्री के ऊपर कब्जा करता था उस कंट्री की जनता को अपने कैद में लेता था और उस कंट्री की जनता के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता था। जिसमें बताया जाता है एक यूनिट थी 731 नाम की, इस यूनिट के द्वारा लोगों के ऊपर, जिंदा लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। जैसे कि डॉक्टर के द्वारा चूहे, मेंढक, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उस तरह का एक्सपेरिमेंट जापान लोगों के ऊपर करता था कि किस व्यक्ति को कितनी पास से गोली मारी जाए तो वो कितना ज्यादा इफेक्टिव होगा, किसको कितने ठंड के अंदर रखा जाए तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। इस तरह के सारे जो एक्सपेरिमेंट है जापान जिंदा लोगों के ऊपर करता था। वर्ल्ड वार 2 के समय पे 2 एक्सिस बने हुए थे, जिसमें एक अलाइज था और एक एक्सिस पावर था। जिसमें जो अलाइज थे वो विजेता कंट्रीज थे, जिसमें आप देख सकते हो यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद में ब्रिटेन और फ्रांस, ये 4 कंट्रीज थे। वहीं इनके अपोजिट में जो हारने वाले कंट्री थे उसमें जर्मनी, जापान और इटली, ये कंट्री शामिल थे। इन सारे के सारे कंट्री जब मिलकर के लड़ रहे थे तो जापान इतना पावरफुल होता जा रहा था। जापान के द्वारा आप इस मैप में देख सकते हो, चाइना का जो ये मंचूरियन वाला एरिया है इसके ऊपर कब्जा कर लिया था। चाइना का जो ये साउथ ईस्ट वाला हिस्सा जितना भी आता है उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। ये बर्मा, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सारे के सारे कंट्रीज पे उसका कब्जा था। आप देखिए इंडिया का नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा भी थोड़ा सा उसके कब्जे में आ चुका था। ये जितने भी आसियान कंट्रीज है इनके ऊपर देखिए आप पूरा का पूरा कब्जा था। पैसिफिक ओशियन के ऊपर भी जापान ने अपना कब्जा कर रखा था। मतलब जापान इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि ना चाइना, ना इंडिया, ना और कोई से साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये सारे के सारे कंट्री जापान के कब्जे में आ चुके थे। कोई भी जापान को नहीं रोक पा रहा था। फिर जापान के द्वारा एक ऐसी घटना घटित कर दी जाती है जिसे कहा जाता है पर्ल हार्बर।
इस घटना के तहत जापान जो है पूरा कंट्रोल में आया। होता क्या है, जापान का मानना था कि जो ये पैसिफिक ओशियन है उसके अंदर पूरा का पूरा जापान का कंट्रोल रहे। इसीलिए जापान ने किया क्या, 1971 के अंदर पर्ल हार्बर, जो कि अमेरिका का सैन्य अड्डा बना हुआ था, नेवल सेना का, जहां पे अमेरिका के लगभग हजारों सैनिक बैठे हुए थे, उसके ऊपर जापान ने उत्साहित होकर के हमला कर दिया। जापान के द्वारा जब ये हमला किया गया तो अमेरिका के लगभग 1000 से ऊपर सोल्जर से वो मारे गए, वारशिप तबाह हुई, जिसके बाद में अमेरिका वर्ल्ड वार 2 में एंटर करता है। क्योंकि अमेरिका पहले वर्ल्ड वार 2 के अंदर एंटर नहीं करा हुआ था, अमेरिका सिर्फ वेपन बेच करके पैसे कमा रहा था। लेकिन इस घटना के बाद में अमेरिका इस वर्ल्ड वार 2 में एंटर करता है। 1941 से 1945 के बीच में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जिसमें जापान को कंट्रोल करने की कोशिश अमेरिका के द्वारा की जाती है। अमेरिका उसको कई जगह पे पछाड़ता है। कई सारे ऐसे आइलैंड है जो जापान ने कब्जा करके रखे थे, उन सारे आइलैंड को जापान से अमेरिका फिर से छीनता है, लेकिन फिर भी जापान कंट्रोल में नहीं आता है। फिर अमेरिका के द्वारा एक जादुई पुड़िया निकाली जाती है जिसे परमाणु बम कहा जाता है। अमेरिका के द्वारा 9 अगस्त और 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम बरसाए जाते हैं, जिसके बाद में 15 अगस्त को, यानी कि यहाँ 9 अगस्त है और 15 अगस्त को पूरा का पूरा जापान जो है सरेंडर कर देता है। जापान का कहना है अब हम युद्ध से पीछे हट रहे हैं, हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि अब हम युद्ध लड़ेंगे। और ये जो घटना घटित हुई है ये अनएक्सपेक्टेड थी, यानी कि हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। जिसके बाद में जापान जैसे ही पीछे हटा तो दुनिया को समझ में आ चुका था कि अब जापान को इतना कंट्रोल में रखना होगा कि वो आगे चल करके इस तरह का काम ना करे। तो क्यों ना जापान को इस तरह से बना दिया जाए कि जापान कभी वेपन ही ना रखे। तो फिर अमेरिका और जापान ने इस तरह की चीजें सोची और अमेरिका का कहना था कि अब आने वाले समय में आप लोग खुद को डेवलप करने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका कंट्री पूरा बर्बाद हो चुका है। टेक्नोलॉजी पर ध्यान दीजिए, आपके देश को आगे बढ़ाइए, आप डिफेंस के ऊपर पैसे खर्च मत करिए। आपकी जो डिफेंस की जिम्मेदारी है, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, वो अमेरिका लेता है। 1960 के अंदर जापान और अमेरिका के बीच में एक डील साइन होती है जिसे सिक्योरिटी पैक्ट कहा जाता है। इस पैक्ट के तहत अमेरिका ने अपने जो लगभग 50,000 के आसपास सोल्जर से, जो दुनिया के अंदर एयरबेस बना करके रखे हैं, अमेरिका ने दुनिया के अंदर सोल्जर उतार के रखे हैं, उसमें से ही 50,000 के आसपास सोल्जर जापान की सिक्योरिटी के लिए उतार दिए। जिसके बाद में जापान ने ये कह दिया कि अब हम कुछ भी इस तरह का काम नहीं करेंगे कि वेपन बनाया जाए और वेपन बेचा जाए, अब हम खुद की तरक्की के ऊपर ध्यान देंगे। जापान ने खुद को बहुत सुधारा। आज जापान के लोग जहां भी जाते हैं बिना वीजा के उनको एंट्री मिलती है। 192 कंट्रीज में थे 188 ऐसे कंट्री है जहां पर जापान को बिना वीजा के एंट्री मिल जाती है जापान के लोगों को। तो जापान ने खुद को इतना सभ्य बनाया। उसके बाद में जितने क्रूल वो हुआ करते थे, उसके बाद में उन्होंने उसको खुद को इतना ज्यादा सुधारा। लेकिन फिर सवाल ये है कि अब जापान को ऐसा क्या हुआ जो जापान अपनी खुद की 80 साल पुरानी जो नीति है उसमें बदलाव करने जा रहा है। जापान का कहना है कि अब हम हमारी जो संविधान के अंदर हमने डाला था आर्टिकल 9 के अंदर कि हम कभी वेपन नहीं बनाएंगे, जो हमारी पॉलिसी थी, उस पॉलिसी को तोड़ करके अब हम वेपन बनाने जा रहे हैं। तो हुआ क्या है सारी चीजें, पहला अगर कारण देखा जाए तो वो पहला कारण जो है ट्रंप महाशय है। ट्रंप के द्वारा इस तरह का बयान दिया जाना कि नाटो मेरे सिवा कुछ भी नहीं है, अगर मैं नाटो में नहीं हूं तो नाटो कंट्रीज बेकार है, एक कागज के शेर है। इस तरह का बयान डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जब दिया गया था तब कहीं ना कहीं जापान को ये समझ में आ चुका था कि अगर जब अमेरिका जिन नाटो कंट्री की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी लेकर के रखा था, जिस लिए नाटो को बनाया गया था और जिसका जो हेड है यानी कि अमेरिका, उन नाटो कंट्री को ही सुरक्षा नहीं दे पा रहा है तो वो मुझे क्या सुरक्षा देगा। साथ ही ट्रंप ने जापान के साथ में जो ट्रीटी की गई थी 1960 के अंदर, जिसे सिक्योरिटी ट्रीटी कहा जाता है, उस ट्रीटी को भी क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। ट्रंप का कहना था कि जो जापान के साथ में ट्रीटी की गई है वो ट्रीटी क्यों की गई है मुझे पता नहीं है, बिना फालतू के हम जापान के ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं, सोल्जर्स जो हैं वो लगा करके रखे हुए हैं। जापान के साथ में ये ट्रीटी करने से सिर्फ अमेरिका को नुकसान है। हमारे समय पे, पहले के समय पे किसने ये ट्रीटी कर दी मुझे नहीं पता और क्यों कर दी ये नहीं पता, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है जापान के साथ में अमेरिका अपनी ये ट्रीटी खत्म कर दे। जिसके बाद में जापान को क्लियर मैसेज पता चल गया कि अमेरिका के ऊपर भरोसा करना और अमेरिका के ऊपर ये सोचना कि अमेरिका हमारा साथ देगा, ये कहीं ना कहीं मुसीबत है। जापान के साथ में दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। यदि जापान खुद को सिक्योर नहीं करेगा तो जापान फिर आने वाले समय में बर्बाद हो जाएगा। और जापान खुद की हिस्ट्री जानता है, जब तक वो ताकतवर था किसी कंट्री की हिम्मत नहीं थी उसके ऊपर हमला करने की। तो जापान ने खुद को फिर से मजबूत करने की कोशिश करना शुरू किया। साथ ही हुआ क्या, अमेरिका के द्वारा यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जापान की कुछ कंपनीज है उनके ऊपर टैरिफ लगाने की बात कर दी गई।
ट्रंप का कहना था कि मैं जापान के ऊपर 35% तक टैरिफ लगाऊंगा। फिर जापान के अंदर रहने वाले लोग हैं, नेता है, उन्होंने जापान के जो प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री वगैरह है, उनसे सवाल करना शुरू किया कि जो अमेरिका आपके साथ में खड़ा हुआ है, जो अमेरिका आपकी सिक्योरिटी करता है, आज वही अमेरिका आपके ऊपर इतना टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, कर क्या रहे हो आप? तो जापान के कुछ प्रधानमंत्रियों ने इस चीज को लेकर के इस्तीफा भी दिया कि हम अमेरिका को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हम अमेरिका के साथ में व्यापार नहीं कर पा रहे, तो फिर हमारा जो ये सब कुछ है, यानी कि जो हमने अमेरिका के साथ में डील करके रखी है, अमेरिका के ऊपर जो भरोसा कर रहे हैं, वो सब किस काम का? तो उनको ये चीज समझ में आ गई कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ में खड़ा होना कहीं ना कहीं मुसीबत है। फिर जैसे ही ताकाची आती है नई प्रधानमंत्री बनकर के, उनके द्वारा व्हाइट हाउस में जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके साथ में मीटिंग होती है और डोनाल्ड ट्रंप बातों ही बातों में जापान को ह्यूमिलेट करना शुरू कर देते हैं। जापान को पर्ल हार्बर की जो घटना है वो बताना शुरू कर देते हैं कि हमने आपको किस तरह का सरप्राइज दिया था। इन सारी चीजों से जापान को इस तरह का एहसास हो गया कि अब अमेरिका उनको ह्यूमिलेट करने लगा है, अमेरिका उनकी इज्जत नहीं कर रहा है और अमेरिका वो पुरानी बातें याद दिला रहा है जो जापान के साथ में घटित हो चुकी है। तो अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए इन्होंने कोशिश की हम खुद को तैयार करें खुद की सिक्योरिटी के लिए। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है इन दोनों देशों का आपसी व्यापार बढ़ना, आपसी जो संबंध है वो बढ़ना। नॉर्थ कोरिया और चाइना, इन दोनों कंट्रीज के ऊपर एक समय पे जापान का कब्जा हुआ करता था, लेकिन फिर अब ये दोनों के दोनों कंट्री जापान को धमकाने लगे हैं। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा नॉर्थ कोरिया के द्वारा जापान के तरफ मिसाइलें दाग दी गई थी। अमेरिका, हालांकि ये जो मिसाइलें थी ये समुद्र में जाकर के गिरी थी और नॉर्थ कोरिया का कहना था कि मैं परीक्षण कर रहा हूं। चाइना के लोगों के अंदर तो पहले ही जापानियों के लिए नफरत भरी हुई है। चाइना के अंदर यदि कोई बच्चा भी है जो स्कूल जा रहा है, वो हर बच्चे के ख्वाब है कि वो जापानी अगर उनको कहीं पे भी दिखे तो उनको सीधे गोली मारनी है, उनको जान से मारना है। इस तरह के चाइना वालों के अंदर जापानियों के लिए नफरत भरी हुई है। तो इन दोनों के दोनों कंट्रीज अब जो पावरफुल बन चुके हैं, ये न्यूक्लियर वेपन लेकर के बैठा हुआ है, ये तो सबसे बड़ी इकोनॉमी को पछाड़ रहा है, यानी कि अमेरिका के टक्कर में आकर के खड़ा हुआ है चाइना। तो इन दोनों कंट्रीज के आगे बढ़ने से जापान को समझ में आ चुका है कि अब खुद की सिक्योरिटी बढ़ानी होगी, अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। ट्रंप के द्वारा जो जो बयान दिए जा रहे हैं वो नहीं ले सकते। दूसरी बात, ट्रंप के द्वारा हुआ क्या, जापान के अंदर जो मिसाइल वगैरह लगाई गई थी, ट्रंप ने वो सारी की सारी मिसाइल हटा ली। पिछली साल की ये खबर है, जब ट्रंप ने जापान के अंदर खुद की जो मिसाइल वगैरह लगाई गई थी जापान की सिक्योरिटी के लिए, वो मिसाइलों को वहां से हटा लिया गया। दूसरी खबर देखिए, अमेरिका के द्वारा साउथ कोरिया के अंदर जो थर्ड डिफेंस सिस्टम लगाया गया था, वो थर्ड डिफेंस सिस्टम अभी जो मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर चल रहा है उस मिडिल ईस्ट के वॉर में ले जाकर के लगा दिया, यानी कि साउथ कोरिया से हटा करके मिडिल ईस्ट वॉर में लगा दिया और कहना है कि साउथ कोरिया को जरूरत है नहीं। सोचिए आप, वो कंट्री जिसको नॉर्थ कोरिया से हर समय दिक्कत रहती है, उस कंट्री की सिक्योरिटी पे से अमेरिका ने अपना हाथ पीछे ले लिया है। तो इन कंट्रीज को ये क्लियर समझ में आ चुका, अमेरिका के ऊपर भरोसा करने से इनको ही मुसीबत का सामना झेलना पड़ सकता है। इसीलिए अब जापान ने नया गेम खेलना शुरू किया। जापान के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के साथ में डील कर ली गई, जिसमें 11 वॉरशिप बनाने की डील है। लगभग $14 बिलियन की ये डील है, जिसमें कहा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया और जापान दोनों मिलकर के वॉरशिप बनाएंगे और ये वॉरशिप कहीं ना कहीं इंडिया और जो कंट्रीज ऐसे हैं जिनको जरूरत है उन कंट्रीज को बेचेंगे और खुद की सिक्योरिटी के लिए भी इसका यूज करेंगे। जिसमें जापान भारत को भी ग्वाइडेड मोगामी नाम की एक वारशिप है वो देना चाहता है और ये भारत के साथ में मिलकर के बनाना चाहता है जापान खुद। इसीलिए जापान का कहना है कि भारत हम दोनों मिलकर के बनाएंगे, क्योंकि जो हिंद महासागर है उस हिंद महासागर में चाइना की प्रेजेंस काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। चाइना जो है चक्कर लगाता रहता है उस एरिया में। तो ये जो ग्वाइडेड मोगनी बनाई जाएगी ये इतनी ज्यादा पावरफुल है, इसके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी हुई है, ये किसी भी सबमरीन के रडार में पकड़ में नहीं आएगी। दूसरी चीज, ये तेजी से चलती है, हल्की होती है, तेजी से चलती है, किसी भी सबमरीन को उस एरिया में घूमने वाली सबमरीन का पता लगा सकती है। तो ये कहीं ना कहीं चाइना के लिए मुसीबत बनेगी और भारत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगी। तो जापान की इस टेक्नोलॉजी का यूज भारत बहुत अच्छे से करना चाहता है। तो जापान के द्वारा ये बदली गई पॉलिसी किस तरह की है, जापान को बदलना चाहिए या नहीं, आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।